बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। घर सबके उजड़ेंगे, ये जालिम हवा किसी की नहीं। पाकिस्तान फेटफ में फंसा तो उसके बाद उम्मत मुस्लिमा में सिवाय तुर्की के किसी ने आगे बढ़कर पाकिस्तान का साथ नहीं दिया। ये चीज़ आप अपने दिल और दिमाग में अच्छी तरह बिठा लें। बल्कि बेशतर नाम नेहाद बरादर इस्लामिक ममालिक इंतज़ार करते रहे, कोशिश भी करते रहे कि किसी तरह पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट हो जाए। उन्होंने बड़ी लॉबिंग की, कोशिश की, नाकाम हुए। पाकिस्तान के साथ तो जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब जो होने जा रहा है वो तुर्की के साथ होने जा रहा है। तुर्की को इस वक्त पूरी तैयारी हो चुकी है कि तुर्की को फेटफ की ग्रे लिस्ट में शामिल किया जाए। इस वक्त जो 2 साल पहले तुर्की को रिपोर्ट दी गई थी, वार्निंग जारी की गई थी और कहा गया था कि आपको हम चेक करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। अब फेटफ फैसला सुनाने वाला है और गालिबन तुर्की ग्रे लिस्ट में चला जाएगा। तुर्की को इसका इतना ज़्यादा नुकसान है, इतना ज़्यादा नुकसान है कि असल में आप गौर करते जाएं, चुन चुन कर उन ममालिक को। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। इस वक्त टारगेट किया जा रहा है जिनसे उनको खतरा है। आप ये देखें कि फेटफ में तुर्की को ग्रे लिस्ट डालने के बाद जानते हैं क्या होगा? तुर्किश लीरा जो इस वक्त ऑल टाइम लो है वो ज़मीन बोस हो जाएगा पूरी तरह। पहले इस वक्त तुर्की के लोगों के हालात ख़राब है। आप जानते हैं तुर्की ने सिटीजनशिप का एक प्रोग्राम शुरू किया है। उस प्रोग्राम के तहत वो करने ये जा रहे हैं, $2 लाख की आपको इन्वेस्टमेंट के बदले आप वहाँ पर प्रॉपर्टी लेते हैं, वो आपको सिटीजनशिप देते हैं। अब असल में निशाना तुर्की है। बार बार उनको कहा था कि आप यूरोपीय यूनियन में आ जाए। तुर्की ने इनकार किया। अब चूँकि दुनिया में उनको 2 ही ममालिक से ख़तरा है बड़े लेवल पर। एक तो अफ़गानिस्तान को अगर हम साइड पर फिलहाल रखते हैं क्योंकि अफ़गानिस्तान का मामला डिफरेंट, पाकिस्तान और तुर्की। अफ़गानिस्तान अभी उसकी इकनॉमिक वाइज पोजीशन डिफरेंट है। अब ये तुर्की को डालने लगे हैं ग्रे लिस्ट में। इससे होगा क्या? तुर्किश लीरा गिर जाएगा। उसके बाद ये पूरी दुनिया में जो हथियार, जो चीज़ें और ये वो सब इनको नहीं देंगे। कह रहे हैं कि जी तुर्की मनी लॉन्ड्रिंग करता है, दहशतगर्दों को फंड करता है। आप ये देखिए कि फेटफ का इदारा 1989 में कायम हुआ। कब कायम हुआ? जब सोवियत यूनियन को तोड़ने के लिए इसराइल, अमेरिका और सारी दुनिया ने पाकिस्तान की भी मदद की और इवन के मुजाहिदीन की मदद की और तोड़ दिया। उसके बाद उनको खतरा था कि कहीं ये पलटकर अमेरिका, भारत और इसराइल के खिलाफ ना आ जाए, क्योंकि मुसलमानों में तो एक चीज़ पाई जाती है कि इस्लाम के नाम पर बुलाएं तो पूरी आलम में इस्लाम और सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं। लेकिन इस दफ़ा क्या हुआ है? इस दफ़ा जो हुआ है, उन्होंने काम ये किया था, उन्होंने फेटफ इदारा बना दिया और उसके तहत उन्होंने पाबंदी लगा दी कि दोबारा कोई किसी मुल्क में लड़ने के लिए जाएगा तो उसको ग्रे लिस्ट फिर ब्लैक लिस्ट में डालेंगे, उस पर इंटरनेशनल पाबंदियां लग जाएंगी, वो बर्बाद हो जाएगा। पाकिस्तान ने सारे पॉइंट्स पूरे कर लिए। उन्होंने कभी जिंदगी में पाकिस्तान को वाइट लिस्ट में अब नहीं डालना। मज़ीद 4 महीने वो पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डालेंगे। उनके पाकिस्तान बिल्कुल क्लीन भी हो जाए, लेकिन वो कुछ नहीं करेंगे पाकिस्तान को फेवर करने के लिए। अब वो डालने जा रहे हैं तुर्की को ग्रे लिस्ट में। उसके बाद वो उसको ब्लैक लिस्ट तक लेकर आएंगे और वही सूरत हाल, वहाँ से इन्वेस्टमेंट जाएगी, तुर्किश लीरा गिरेगा, मईशत ख़राब होगी। वो चाहते हैं कि 2023 से पहले जो तुर्की पर पाबंदियाँ हैं इंटरनेशनल और ख़ास तौर पर जो उनका सब मुआहदा है 100 साल का, वो हटने से पहले पहले तुर्की को ब्लैक लिस्ट कर दिया जाए या ग्रे लिस्ट की आखिरी हद तक लेकर आया जाए। असल में इसके पीछे इसराइल, अमेरिका, भारत का पूरी तरह हाथ है। यूरोप के अंदर भी बहुत सारे ममालिक तुर्की के खिलाफ है। अब इस सूरत हाल के अंदर जाहिर सी बात है, आप जानते हैं आलम इस्लाम में चाहे यूरोप के अंदर कोई भी कोई काम हो, तैयब उर्दगान खड़े तो होते हैं, लेकिन अब वो देख रहे हैं कि तालिबान के साथ तैयब उर्दगान यानी तुर्की के मामला तय हो रहे हैं। और तुर्की के अंदर आप जानते हैं अफगान तालिबान की पूरी लीडरशिप बड़े लेवल की वहाँ पर गई थी और उनके फॉरेन मिनिस्टर से बातचीत हुई, उनसे मायदा तय हुआ, उन्होंने तस्लीम करना है, डिफेंस मायदे होने जा रहे। इसी तरह अब तुर्की पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा। आप देख लें कि तुर्की ने आज़रबाईजान को सपोर्ट किया था और उन्होंने आर्मीनिया को जंग हरा दी। अब ये चाह रहे हैं कि तुर्की को उसी तरह जलील किया जाए, उसी तरह बर्बाद किया जाए जिस तरह पाकिस्तान को किया जाए। आप सिंपल सी बात बताएं, पूरी दुनिया का मनी लॉन्ड्रिंग का हब कहाँ पर है? दुबई, यूएई।
सारी हराम की नाजायज दौलत आपको जितनी सबसे ज्यादा नजर आएगी वो दुबई में। सारी दुनिया का हब, इवन कि अब ये क्रिकेट वर्ल्ड कप हो रहा है, सारे बुक्कीज वहां पर है, पैसा चल रहा है, हुंडी का सारा कर्ब। दुबई को नहीं पकड़ेंगे, उन्होंने इसराइल को तस्लीम किया, तब वो पकड़ेंगे जब उन्होंने यूएई को पूरी तरह बर्बाद करना होगा। अब सूरत हाल ये है कि यूएई के मामला हो गए थे खराब। अब उनको खतरा था कि यहाँ पर अरब स्प्रिंग शुरू हो जाता है या होने वाला है। उन्होंने फौरी तौर पर इसराइल को तस्लीम करके अपने मामला बेहतर कर लिए, एक चीज। दूसरा, दुनिया का सबसे बड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का हब कौन सा मुल्क है? बरतानिया। नवाज शरीफ से लेकर अल्ताफ हुसैन से लेकर इंडियंस, कीनिया, नाइजीरिया, दुनिया भर के चोर चक्कों की अमाज का है बरतानिया। और अब पूरी दुनिया के अंदर आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं कि जिस चोर चक्के लुटेरे का सारी दुनिया का पैसा जाता वो यूके, कोई उनको पकड़ने वाला नहीं। फिर उसके बाद पनामा के अंदर आप देख लें क्या सूरत हाल है, पनामा स्कैंडल भी आया था। उसके अलावा स्विट्जरलैंड और उसके अलावा यूरोप की दीगर कंट्रीज। आप याद कीजिए स्विस बैंकों का मामला क्या था। स्विस बैंकों में, स्विस केसेस में, यानी ये था कि पूरी दुनिया के चोरों का अड्डा वहां पर था कायम। अब आप बता दें कि ये जो अमेरिका समेत पूरी दुनिया में बिल्डिंग्स हैं, ये सब कुछ है, ये क्या है? ये कभी भी इनको नहीं पकड़ेंगे क्योंकि ये इन्हीं के इदारे और यही तो सारे इदारे बनाते हैं। अब उन्होंने सिर्फ आलम इस्लाम को पकड़ना है, पहले पाकिस्तान को। पाकिस्तान का क्या हमारी मैशत का हशर नशर कर दिया। डॉलर आप देख ले 173 पर आ गया, IMF कह रहे 185 तक लेकर जाओ। फिर उसके बाद उन्होंने अगला डिमांड का नोटिस जो हमारे सामने रखना है वो है 200। प्लान उनका ये है 250 तक पाकिस्तान में डॉलर लेकर जाना। अब आप बता दें उसके बाद तुर्की का क्या हशर होने जा रहा है, फिर उसके बाद आप बता दें दीगर ममालिक का क्या हशर होने जा रहा है। यानी डे बाय डे आपको मुसीबत तकलीफ आती नजर आ रही है। आप देख लें कि तुर्की का हशर उन्होंने बहुत बुरा करना है क्योंकि ऑलरेडी तैयब उर्दगान की जो पॉपुलैरिटी है वो इतनी कम हो गई है कि वो अगला इलेक्शन नहीं जीत सकते। और उसके बाद जब इलेक्शन कैंपेन चलेगी तो सूरत है, क्योंकि वहाँ पर लोगों के हालात ख़राब है, वहाँ पर वो बहुत सारी चीज़ें इंपोर्ट करते हैं, उन पर पाबंदियाँ जब फैटफ की लग जाएंगी, बहुत सारी कंपनीज वहाँ पर से अपना हेडक्वार्टर उठाकर कहीं और ले जाएंगी। उसके बाद उनकी इकोनॉमी की सूरत हाल मज़ीद ख़राब हो जाएगी। और फिर तैयब उर्दगान के ख़िलाफ़ उन्होंने जो असल में उनको खदशा है कि इनके अंदर वो आग है जो इस्लाम के हवाले से वो लोगों को उठा रहे हैं, तो वो इसको रोकना चाहते हैं। अब इस सूरत हाल के अंदर अगला निशाना जानते हैं कौन है? अगला निशाना उन्होंने एशिया को भी बनाना है, उसके अलावा दीगर ममालिक को बनाना है। अब इस सूरत हाल के अंदर इंडिया को नहीं वो पकड़ेंगे। दुनिया भर का सबसे ज्यादा मनी लॉन्ड्रिंग, क्योंकि कंट्री सबसे बड़ी है, सबसे ज्यादा मनी लॉन्ड्रिंग का हब है भारत, दहशतगर्दी का हब है। कितने हमने अफगानिस्तान के हवाले से इनके सबूत दिए, किसी ने इनके खिलाफ कार्रवाई की? कभी भी नहीं करेंगे क्योंकि सारे इदारे इनके हैं। लिहाजा अब सूरत हाल ये है कि उम्मत मुस्लिमा के अंदर जो छुपी हुई भेड़ें हैं, जो मुनाफिक हैं, जो असल में चाह रहे हैं कि पाकिस्तान, तुर्की और तालिबान ये वो बर्बाद हो, उनसे पाकिस्तान को भी अलग होना पड़ेगा। और हमें अब चाइना के साथ मिलकर बड़ा ब्लॉक बनाना है। जितनी देर करेंगे उतनी तबाही हमारे दरवाजे पर आ गई है। सो लिहाजा इस सूरत हाल में अच्छी तरह समझ लें, पाकिस्तान ने तो जो काम सो किया, तुर्की का मामला बड़ा डिफरेंट है। वहाँ पर देखिए जो जितना बड़ा मुल्क होता है वो इतनी तेज़ी से तबाह होता है। लिहाजा बर्बादी इस वक्त उनके मामला सारे दरवाजे पर लाकर खड़ी हो चुकी है। इस वक्त पाकिस्तान के साथ जो हुआ है उससे कई गुना ज़्यादा बुरा तुर्की के साथ होने वाला है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।